मुगलकालीन जो बादशाह थे उनके साहित्यिक अवदान पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया था, खास करके दाराशिकोह पर। प्रोफेसर मेजर पांडे हमारे गुरु थे। हम लोग उनसे पढ़ते थे। जब मैंने एमए की परीक्षा पास की और एमफिल की परीक्षा पास की, उसके बाद यह पूर्ण हो रही थी कि शोध निर्देशक के रूप में किसी अध्यापक से संपर्क स्थापित किया जाए जो शोध निर्देशक बनते। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर पांडे के पास गया था। यद्यपि प्रोफेसर केदारनाथ सिंह से मेरा एक गहरा संबंध था और एक आत्मीय उनसे ताल्लुकात थे, बावजूद इसके मैं उनके पास गया था। तो उन्होंने बहुत प्यार से बिठाया और कहा कि बाबू साहब के साथ काम करें। मैंने कहा कि ठीक सर, मैं जैसा आपका आदेश, पर मेरी ख्वाहिश तो थी कि आपके साथ मैं काम करूं। पर उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करो, जहाँ कोई दिक्कत हो तो उनसे मिलो, बात करो। पहले दिन पहली कक्षा के बहुत सारे अनुभवों को लोगों ने साझा किया है। आपसे जब मैं बातचीत कर रहा था तब मेरे एक मित्र अनिल त्रिपाठी, जो कि अच्छे कवि हैं हमारे दौर के, उन्होंने जब वो कक्षाएं लेते थे और हम लोग क्लास नोट लेते थे और जेएनयू में सेमिनार होता है, सेमिनार पेपर प्रेजेंट करना पड़ता था। तो एमए के दरमियान जो सेमिनार प्रेजेंट पेपर किए गए थे, तो उसमें जो हम लोगों की बातचीत हुई थी उसका पूरा अभी यहाँ बैठे बैठे उसने भेजा कि ये हमारी तुम्हारी बातचीत है जो हम लोग सेमिनार के दिनों में बात कर रहे थे जेएनयू। प्रोफेसर पांडे का जो सबसे खास पक्ष था, जो मुझे बहुत प्रभावित करता था, वित्त उनमें बहुत गहरा था। वो किसी बात को इस अंदाज में कहते थे जिसमें व्यंग्य की मारक क्षमता तो होती ही थी, साथ ही उसमें शास्त्रों के अवगाहन से प्राप्त किया हुआ एक जो रस है उसकी मौजूदगी भी होती थी। व्यंग्य और हास्य के साथ तमाम अच्छाइयों के बावजूद यह सीमा हो जाती है कि कई बार हम लोग व्यंग्य या हास्य पर छिद्रान्वेषण के लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने व्यंग्य जैसी धारदार विधा का इस्तेमाल अपनी शास्त्रीय निष्पत्तियों को बेहतर ढंग से अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। ये उनकी खास बात थी। बहुत सारे अनुभव, जैसे पहली ही कक्षा में आए और उन्होंने कला और विचारधारा, जो एंगल्स की किताब है, मार्क्स एंगल्स की, वो रखी उन्होंने किताब और कहा उन्होंने कि ये तुम लोगों ने देखी है किताब। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं देखी, तो अब हम लोग देखेंगे। हम लोग सभी भारत के छोटे छोटे शहरों से गए हुए लोग थे, उनमें से कुछ लोग दिल्ली के लोग भी थे, लेकिन वो किताब हम लोगों की निगाहों से नहीं गुजरी थी। तो हम उसके बाद फिर होता यह है कि वो कहते हैं, बात करने लगते हैं। उसके बाद एक विद्यार्थी ने यह सवाल उनसे पूछा कि आप मार्क्स की बात कर रहे हैं, मार्क्स कहते थे कि धर्म अफीम है, लेकिन वो ताउम्र क्रॉस क्यों लटकाए रहते थे, गले में क्रॉस लटकाए रहते थे। मार्क्स के देहावसान के समय भी उनका क्रॉस उनके गले में था। तो इस तरह के अप्रत्याशित सवाल पर देखिए सर ने कितना बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, लेकिन जो ईसा मसीह का मानवतावादी पक्ष है वह मार्क्स को बहुत प्रभावित किया था। तो धर्म का जो अनुष्ठान पक्ष है या जन विरोधी जो धर्म का चरित्र है, उसके संदर्भ में मार्क्स का यह मानना था कि वह अफीम है, क्योंकि उससे आदमी अपने बुनियादी सवालों से भटक जाता है। लेकिन उसका जो मानवतावादी पक्ष है उसके कायल मार्क्स भी थे। तो बिल्कुल साफ सुथरी एक समझ उन्होंने हम लोगों के सामने पेश की कि हमें किस तरह से समझना है मार्क्सवाद को, किस तरह से समझना है साहित्य को, और किस तरह से समझना है विचारों को। उनकी कक्षाओं के जुड़े हुए बहुत सारे अनुभव थे। जैसे गुलशन नंदा का एक उपन्यास आया, झील के पार, और उसकी 5 लाख प्रतियां बिकी, और 5 लाख प्रतियां बिकी। कक्षाओं में भी यह बात वो अक्सर कहा करते थे। और गोदान की 5 लाख प्रतियां नहीं बिकी, अब तक नहीं बिकी, तो किसे श्रेष्ठ माना जाए, गुलशन नंदा को
या प्रेमचंद को, तो वो बताते हैं कि पॉपुलर लिटरेचर की जो अवधारणा है पश्चिम की, उसके समानांतर भारतीय साहित्य का हम आकलन करते हैं। और फिर वो बताते हैं कि आवश्यक यह नहीं है कि कोई रचना कितनी ज्यादा बिकती है। तो ये भी कहते थे कि जैसे मान लीजिए आप गुलशन नंदा का कोई उपन्यास, उस जमाने में गुलशन नंदा बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे, तो बहुत आपने एक किताब खरीदी उनकी, आपने पढ़ी, दोबारा उस किताब को पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी कि आप उसको ट्रेन के उस पार, कई बार खिड़की के उस पार फेंक देते हैं कि चलो इसका काम खत्म हुआ, लेकिन गोदान को बार बार आपको पढ़ने की इच्छा होती है। तो लोकप्रियता बनाम श्रेष्ठता, पॉपुलर लिटरेचर बनाम जो श्रेष्ठ साहित्य है, इस तरह की तमाम चीजों को समझने का जो एक नजरिया है, उन्होंने हम लोगों को अपनी कक्षाओं के दरमियान दिया। और सबसे सुंदर तो उन्होंने भक्ति साहित्य के बारे में बात की, उसके कुछ संदर्भ मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। उन्होंने रामविलास जी के इस कथन के प्रति अपनी असहमति प्रकट की, जहां वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन लोक जागरण है। उनका मानना था कि भक्ति आंदोलन लोक जागरण नहीं, जन जागरण है। फिर वो जिस विट की मैंने बात की, वो अक्सर प्रयोग में लाते थे। वो कहते थे कि देखिए, लोक शब्द जो है वो आजादी के बाद बहुत विवादित हो गया। फिर कहते थे कि लोक से जुड़े हुए 3 अनुभव हैं। एक है लोकसभा, लोकसभा में जन के सरोकार कितने उपस्थित हैं या कितने जन हैं, आप खुद ही अंदाज लगाइए। दूसरा कहते थे कि एक है लोक निर्माण विभाग। अब लोक निर्माण विभाग जनता के लिए क्या करता है क्या नहीं करता है आपको पता है। फिर कहते थे कि एक और शब्द का प्रयोग करते थे, और लोकतंत्र। अब ये लोकतंत्र कितना जनतंत्र है इस पर आप सोचिए। तो लोक शब्द से वो अपनी असहमति प्रकट करते थे और कह रहे थे कि भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन, और इसकी शिनाख्त करते हुए उन्होंने बताया कि इस आंदोलन की शुरुआत ही होती है एक महिला से, और एक महिला अंडाल इस आंदोलन की शुरुआत करती है। और फिर वो अपने अनुभवों से बताते हैं, उदाहरणों के द्वारा बताते हैं कि जिस संस्कृत साहित्य में आप यदि नाटक पढ़िए, कालिदास के, भास के, जितने भी नाटक लिखे गए, तो उनमें जो नायक है वह तो संस्कृत बोलता है, लेकिन जो नायिकाएं हैं या जो द्वारपाल हैं या जो किसान हैं या जो मजदूर हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, मतलब हाथ के काम करने वाले लोग और स्त्रियां, वो संस्कृत नहीं बोलती हैं, वे अपभ्रंश बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं। तो कह रहे थे कि भक्ति आंदोलन ने जन आंदोलन इस रूप में है कि उसने मातृभाषाओं से प्रेम करने की जो एक ताकत होती है और उससे कैसे हमारे जीवन में रूपांतरण होता है, इस बात की सबसे पहली खोज भक्ति आंदोलन ने की। अंडाल अपनी जबान में लिख रही थी। और फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़िए तो अक्क महादेवी दिखाई पड़ती हैं। अक्क महादेवी अपनी जबान में लिख रही थी। कश्मीरी कविता की शुरुआत ही उस महिला से होती है जिसका नाम ललित्यद है। ललित्यद के वाक बड़े महत्वपूर्ण हुए। वाक वैसे ही थे जैसे कि कबीर के दोहे हुआ करते थे। तो अब कह रहे हैं कि अंदाल से लेकर शंकर देव तक जो असमिया के कवि हैं, ये सब के सब भक्ति के जो जन आंदोलन को संभव करने वाले लोग हैं। और एक आंदोलन इतने 100 सालों तक इसलिए चला कि उसमें आपकी अपनी जबान की ताकत उपस्थित थी। वो कबीर को भोजपुरी का कवि कहते थे। इसी तरह एक व्याख्यान के दरमियान जब वो मिथिला गए और उन्होंने कहा कि मैं कबीर को भोजपुरी का महाकवि मानता हूँ, तब वहां के लोगों ने आपत्ति दर्ज की। यह आपत्ति आपके भी समझने के काबिल है। लोगों ने कहा कि भाई, आप कह रहे हैं कि कबीर महाकवि है भोजपुरी के, ऐसा कहकर तो आप हिंदी का दायरा छोटा कर रहे हैं। उन्होंने जवाब बहुत सुंदर दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन की यह ताकत है कि जो जिस जबान में लिख रहा था, अखिल भारतीय स्वरूप था। आप देखें कि किस तरह से केरल से लेकर आसाम तक एक पूरा आंदोलन, भारत के हर भाषा में, हर प्रदेश में यह आंदोलन विस्तृत हुआ। तो कह रहे हैं कि आपसे मैं कहूं, तुरंत उन्होंने कहा कि आपसे मैं कहूं कि विद्यापति हिंदी के महाकवि हैं। तो मिथिला के लोगों ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, वो तो हमारी मिथिला के महाकवि हैं। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह जो कबीर हैं वो भोजपुरी के महाकवि हैं। फिर वो आगे बताते हैं कि जो भक्तिकाल के लोग थे वो तो लगातार यात्राएं कर रहे थे, और जिन जिन यात्राओं के माध्यम से वो अपने
काव्यबोध को या अपनी समझ को दुरुस्त कर रहे थे, उसमें अनेक जबानों का संस्पर्श हुआ। यही कारण है कि जब कबीर पंजाब पहुंचे तो उनकी भाषा में पंजाबी की छौंक मिल जाती है और गुरु ग्रंथ साहब में उनके बहुत सारे पद और दोहे संकलित हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो पंजाबी के महाकवि हैं। आ रही ना बात समझ में? तो उन्होंने कहा कि भारत की जितनी भाषाएं हैं, जन भाषाएं हैं, उनको वजूद में लाने का काम, उनको मुख्य धारा के विमर्श के रूप में लाने का काम भक्ति काल के जन आंदोलन ने किया। इस अर्थ में भक्ति आंदोलन जन आंदोलन है, उनकी स्थापना थी। और ये जन आंदोलन किससे था? दो भाषाएं थी, एक तो शास्त्र भाषा और दूसरी जो सत्ता की भाषा है। आपको मालूम है कि भक्ति आंदोलन के दरमियान जो सत्ता की भाषा थी वो फारसी थी और शास्त्र की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। इसके समानांतर भक्ति आंदोलन पूरा भारतीय जो आधुनिक भाषाएं हैं उनको स्थापित करने का, उनको रखने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ हर रचनाकार अपनी जबानों में लिखता है। अपनी जबान में लिखने का मतलब यह नहीं है कि अन्य जबानों में नहीं लिखते हैं वो लोग। सारे के सारे भक्ति आंदोलन के जो रचनाकार हैं प्रायः 2 से 3 भाषाओं में या 4 भाषाओं में लिखते हैं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन अपनी अपनी जबानों में वे महाकवि कहे जाते हैं। आ रही ना बात समझ में? तो वो आप देखिए कि जो शास्त्र भाषा और सत्ता भाषा दोनों से अलग होकर जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनको स्थापित करने का काम भक्ति आंदोलन ने किया। इसी तरह से उनकी एक व्याख्या यह थी कि संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है संगीत, और भक्ति आंदोलन के सारे जो रचनाकार हैं वे जिन पदों की रचना कर रहे हैं या जिन गीतों की रचना कर रहे हैं वे सब के सब गेय हैं, गाए जा सकते हैं। और कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन ने भारत की 2 सांगीतिक जो परंपराएं हैं, एक जो कर्नाटक संगीत है और दूसरा जो हिंदुस्तानी संगीत जो हमारे इलाके में गाई जाती है, जिसमें भीमसेन जोशी और बहुत सारे लोग हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, तमाम लोग जो हैं, और कर्नाटक संगीत के जो अलग लोग हैं, रचनाकार हैं, वो उदाहरण देकर बताते हैं कि किस तरह से भक्ति आंदोलन के संगीत ने एक जन संस्कृति का निर्माण किया। तो जन भाषा, जन संस्कृति और जन सरोकार पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, जिनको किताब छूने की मनाही थी, जिनको शास्त्र की जबान में बोलने की मनाही थी, वे सब के सब भक्ति आंदोलन में अपनी बात कहने के लिए अपनी जबानों का प्रयोग करते हैं। और वे इतने मकबूलियत पाए हुए लोग हैं कि उनकी जबान जो है वो अपनी अपनी भाषाओं में मील का पत्थर के रूप में काम करती है और अपनी अपनी भाषाओं के वे लोग महाकवि माने जाते हैं। इसी तरह से एक बात और वो बताते थे कि ये भक्ति आंदोलन के जो रचनाकार हैं, अपने समय की जो सत्ता है वो सत्ता दोनों रूपों में हो सकती है, शास्त्र की सत्ता और राजा की सत्ता, बादशाह की सत्ता। उनके खिलाफ उन लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की और इस आवाज को बुलंद करने के कारण उन्हें तमाम मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आज हमारे बीच भक्ति के नाम पर परोसा जाता है, धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो परोसा जाता है, उनके बुनियादी चरित्र और भक्ति काल के जो हमारे रचनाकार हैं उनके बुनियादी चरित्र में क्या फर्क है। तो शास्त्र सत्ता और राजा की सत्ता, इन दोनों से असहमत होते हुए अपनी बात कह रहे थे। आपको पता ही है कि रैदास इसी शहर में हुए थे और बेगमपुरा शहर को नाऊ कह रहे थे कि मैं जिस देश की कल्पना करता हूँ वो बेगमपुर है, वहां गम नहीं है। और फिर वो बताते हैं कि वो देश कैसा है, तो जहाँ अनावश्यक टैक्स देना पड़ता है, जहाँ लोग बातचीत करते हैं और जहाँ लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है। अब उनके साथी थे कबीर। कबीर भी अवधू सोई बेगम देश हमारा। तुलसीदास जिस राम राज्य की बात करते हैं वह क्या है? राम राज्य के बारे में तुलसीदास कहते हैं कि वहां कोई असमानता नहीं है। उस राम राज्य में किसी तरह की असमानता नहीं है, अमीर गरीब का भेद नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। यह अलग बात है कि उस राम राज्य की जो अवधारणा है उसका बाद में किस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करने के प्रयास हुए। लेकिन गांधी जिस राम राज्य का प्रयोग कर रहे थे तुलसीदास के रास्ते होते हुए, सगुण मार्गियों ने जिस राम राज्य की बात की या निर्गुण मार्गियों ने जिस अवधू
बेगमपुरा की बात की, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब उनकी बेचैनी है जो भक्तिकाल के रचनाकार देख रहे थे और जैसे समाज की वो कल्पना कर रहे थे कि समाज को कैसा होना चाहिए। वे सारे मेहनत करने वाले घरों से आए हुए लोग थे, वे स्त्रियां थी जिन्हें शास्त्र छूने का अधिकार प्राप्त नहीं था, वे ऐसे काम करने वाले लोग थे जिन्हें किताबें छूने का अधिकार नहीं था। ये सब के सब भक्ति आंदोलन में अपनी बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए कि सत्ता की भाषा फारसी है। जायसी अपनी बात के लिए फारसी लिपि का प्रयोग करते हैं, लेकिन किस जबान में बोलते हैं? वो अवधी भाषा में बोलते हैं। और अवधी के महाकवि के रूप में जायसी की प्रतिष्ठा है। जैसे तुलसी की महाकवि के रूप में प्रतिष्ठा है, उसी तरह जायसी की प्रतिष्ठा है। तो ये सारा का सारा जन आंदोलन जो कि भक्ति आंदोलन ने संभव किया, ये पूरी कक्षाओं में अपनी बात कहते हुए हर चीज को खोलकर परत दर परत। मैं दो और बातें आपसे साझा करना चाहता हूं क्योंकि यह व्याख्यान का अवसर नहीं है। आपको एक सूचना में दे दूं कि प्रोफेसर महेंद्र पांडे का सर अंतिम जो इंटरव्यू है वो हमारे काशी विद्यापीठ के ही एक विद्यार्थी ने लिया। अमित ने इंटरव्यू लिया है सर, अमित कुमार, जो यहाँ पर बीए का विद्यार्थी था, बाद में फिर वो हैदराबाद गया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, जेएनयू से कर रहा है रिसर्च। अंतिम इंटरव्यू उसी ने लिया था और उसने प्रतिबंधित साहित्य पर इंटरव्यू लिया। वो 1-2 दिन में वो काम छप कर आ जाएगा। तो प्रतिरोध की परंपरा एक किताब है उनकी, प्रतिरोध को लेकर। तो उन्होंने प्रतिरोध की परंपरा पर लंबा इंटरव्यू दिया अमित कुमार को। तो काशी विद्यापीठ अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर सजग है और वो इंटरव्यू अब प्रकाशित होने वाला है। तो प्रोफेसर महेंद्र पांडे, अभी मैं एक लेख लिखा प्रतिबंधित साहित्य पर, और वो जो लेख है प्रतिबंधित साहित्य पर जो मैंने लिखा था लेख, वो अभी कुछ दिनों बाद प्रकाशित होने वाला है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में प्रकाशित हो जाएगा। इस क्रम में मैंने प्रतिरोध वाली जो किताब है प्रोफेसर पांडे की, मैंने पढ़ी वो किताब, और उस किताब में उन्होंने विस्तार से उन रचनाओं के बारे में बात की जो कि मराठी में लिखी गई और जिनका अनुवाद हिंदी में किया गया, संपत्ति शास्त्र और सखाराम की किताबें। और वो तमाम बातें कहते हुए उन्होंने यह बात भी बताई कि प्रतिबंधित साहित्य जो कि 1857 से 1947 तक लिखने वाले लोग थे, वे साहित्य के मुख्य धारा के हिस्से नहीं बने। उनकी किताब में ये साफ साफ बात लिखी हुई है। हम जो कविता का इतिहास पढ़ते हैं, उन शायरों से या उन कवियों से वंचित इतिहास पढ़ते हैं जिन्होंने बरतानी हुकूमत के दरमियान अपने रचना कर्म के कारण जेल में डाल दिए गए और जिन्हें हथकड़ियां पहनाई गई, और वो जेल में अपने नाखूनों से और अपने दांत से जेल की दीवारों पर कविताएं लिख रहे थे और जो शायरी है वो शेर कह रहे थे। दुनिया के इतिहास में केवल हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां 100 शायरों को फांसी दी गई। तो आप देखिए, ये तमाम बातें लाने का श्रेय प्रोफेसर महेंद्र पांडे को है। प्रोफेसर